हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य में पोषण। इससे पहले हम लोग पढ़कर आ रहे हैं अमीबा में पोषण और प्रकाश संश्लेषण। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर मेरे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं, या तो आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। कि मनुष्यों में पोषण प्राणी संभोजी विधि के द्वारा होता है, जिसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात लिखा है कि मनुष्यों में पोषण प्राणी संभोजी विधि के द्वारा होता है। हम लोग पीछे पढ़े हैं कि प्राणी संभोजी विधि क्या होती है भाई, पोषण का तरीका क्या होता है प्राणी संभोजी वाला। उसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं वे क्या करते हैं, ठोस या तरल अवस्था में क्या करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो हम लोग भी उसका एग्जाम्पल, हम मनुष्य भी उसी एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, तो मनुष्यों में कौन सा पोषण पाया जाएगा, प्राणी संभोजी विधि का पोषण ही पाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है जिसमें निम्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। देखिएगा इसमें यही मेनली कितनी होती है, 5 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। मनुष्यों के पोषण में हमारी 5 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। ठीक है, कौन कौन सी, अंतःग्रहण यानी कि इंजेशन, पाचन यानी कि डाइजेशन, और अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, और स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन, और बहिक्षेपण इसे बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो ये पांचों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और देखिए जो इनका क्रम है यही क्रम होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, अंतःग्रहण का काम होगा, फिर पाचन का काम होगा, फिर अवशोषण का काम होगा, फिर स्वांगीकरण का, फिर बहिक्षेपण का। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले बहिक्षेपण हो जाएगा फिर अंतःग्रहण, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, जो क्रिया होगी एक के बाद एक होगी। ठीक है, क्रम वाइज होगी। ठीक, तो हम बढ़ते हैं इसको आगे, बारी बारी से सबको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अंतःग्रहण किसे कहते हैं, यानी कि इंजेशन। ठीक है, देखिएगा भोजन को मुख में लेना अंतःग्रहण कहलाता है। ठीक, यानी कि भोजन को हम क्या करते हैं, जब मुख में ले जाते हैं उसी क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा बहुत ही कठिन नहीं है। क्या है देखिएगा, भोजन को मुख में लेना ही क्या कहलाता है, अंतःग्रहण। यानी कि भोजन को मुख में ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, आपका अंतःग्रहण कहलाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिएगा अब अंतःग्रहण के बाद क्या होता है, आपका होता है पाचन यानी कि डाइजेशन। ठीक है, इसमें लिखा गया है भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को सरल रूप में अपघटित करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो हम भोजन ग्रहण करते होते हैं तो ठोस होता है, तो तरल होता है, और कैसा होता है, जटिल होता है। ठीक है, तो उसे क्या सरल बनाना, सरल ही बनाना क्या कराएगा, आपका पाचन कहलाता है। वही बात देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को सरल रूप में अपघटित करना पाचन कहलाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर हम बस जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि ये सब क्या होते हैं, फिर ये सब चीज़ हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। इससे पहले हम लोग पढ़कर आ रहे हैं अंतःग्रहण और पाचन। देखिए अंतःग्रहण और पाचन के बाद क्या होता है, यहाँ पर होता है अवशोषण, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर है पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका छोटी आंत में उपस्थित रसांकुरों या इसे क्या बोलते हैं, दीर्घरोम, ठीक, द्वारा अवशोषित करना अवशोषण कहलाता है। ठीक है, अवशोषण क्या होता है भाई साहब, देखिए जो पाचन के बाद जो खाना क्या होता है, पचता है, उसे क्या होगा, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, ठीक है, उन पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका छोटी आंत में उपस्थित, ये छोटी आंत में क्या होते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या अवशोषित करना ही क्या कहलाता है, आपका अवशोषण कहलाता है। ठीक है, ठीक, रसायनों के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे थोड़ा सा, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं कुछ। देखिए रसांकुर वाली बात हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी जो दीवार होती है ना, भीतर की तरफ दीवार होती है, उसमें देखिए बालों से संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, बालों से संरचना पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, सरफेस एरिया मतलब सतही क्षेत्रफल को क्या करेंगी, बढ़ाएंगी, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। देखिए अगर हम इसे बड़ा करके देखें तो क्या होगा, ऐसे ही रसांकुर क्या होता है, अंगुली जैसा क्या होता है, संरचना होती है। ठीक है, ऐसा ही पाया जाता है। तो इसी के माध्यम से क्या होता है, पोषक तत्वों का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, तो रसांकुर के बारे में हम छोटी आंत में थोड़ा सा क्या करेंगे, वहां पर जानेंगे। ठीक है, रसांकुर या इसे क्या बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा गया है दीर्घरोम, और इंग्लिश में बोलते हैं विलाय। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए हमने पढ़ लिया क्या क्या, हमने पढ़ लिया भाई साहब अंतःग्रहण, फिर पढ़ लिया पाचन, फिर पढ़ लिया अवशोषण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वांगीकरण। यानी कि स्वांगीकरण होता क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिका में पहुंचना तथा उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपयोग होना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, लिखा गया कि आवश्यक, सॉरी यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आवश्यक तत्व का कोशिका में पहुंचना
और क्या उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपयोग होना स्वांगीकरण कहलाता है। यानी कि अवशोषण से जो हमारे क्या हुए पोषक तत्व थे वही तो हमारे लिए आवश्यक तत्व हैं, ठीक है, उनका क्या करना, उनका कोशिका में पहुंचना और उनका क्या कोशिकीय श्वसन के लिए उपयोग होना, ये क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक शब्द है कोशिकीय श्वसन, ठीक है, इसको हम थोड़ा एक फिगर के माध्यम से थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। कोशिकीय श्वसन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी कोशिकीय श्वसन हम क्या करेंगे वहाँ पर श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। देखिए हमारी जो सेल होती है यानी कि हमारी कोशिका होती है उसमें आपके क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज ही क्या होता है, स्टोर होता है और मतलब संचित होता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में ही टूट जाना क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है, ठीक है। और देखिए जो ऊर्जा निकलती है वो किस रूप में निकलती है, एटीपी के रूप में निकलती है और जिसका हम विभिन्न कार्यों में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। इसी ऊर्जा का, एटीपी वाली ऊर्जा का ही क्या करते हैं हम लोग, विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं, ठीक है, एटीपी, ठीक, एटीपी याद रखिएगा। ये श्वसन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, एटीपी क्या होता है या कैसे इसका निर्माण कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो कोशिकीय श्वसन क्या होता है हमें बस इतना ही समझना है, कोशिकीय श्वसन क्या होता है भाई साहब, अगर आपसे कोई पूछे कोशिकीय श्वसन क्या है तो देखिएगा कहेंगे हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाना ही क्या कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तथा इस क्रिया में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है या मुक्त होती है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा कोशिकीय श्वसन होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का हम उपयोग क्या करते हैं, विभिन्न कार्यों में करते हैं, ठीक। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मान लीजिए जिसको ये वाला अच्छे से नहीं आया तो उनके लिए हम इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं, देखिएगा, और इसे हम कह सकते हैं पचे हुए पदार्थ कोशिका के जीव द्रव्य में पहुंचकर विलीन हो जाते हैं। क्या होते हैं, पचे हुए पदार्थ कोशिका के जीव द्रव्य में पहुंचकर विलीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका पहले अंतर्ग्रहण किए, फिर उसका पाचन किए, फिर उसका अवशोषण किए, फिर जो अवशोषण के बाद क्या हुआ, हुआ कि हमारी कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या हो गया, वो पोषक तत्व क्या हो गया, विलीन हो गया। उस क्रिया को हम क्या कह देंगे, स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। अब लगता है मुझे बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। चलिए अब हम जान लेते हैं सबसे लास्ट प्रोसेस के बारे में, सबसे लास्ट प्रक्रिया के बारे में, जिसका नाम है बहिक्षेपण या मल विसर्जन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, इजेशन। देखिएगा इजेशन क्या होता है भाई साहब, यानी कि बहिक्षेपण क्या होता है, देखिए लिखा गया है कि आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है, ठीक है। यानी कि बहिक्षेपण क्या है, मान लीजिए क्या जो आवश्यक तत्व होते हैं पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण पाचन और स्वांगीकरण के बाद जो आवश्यक तत्व हैं उसे तो हम अपने पास रख लेंगे, अपने शरीर में रख लेंगे अंदर, ठीक है। और बाकी जो क्या होगा, खराब होगा, जो अनावश्यक चीज़ें होंगी, जो हमारे लिए आवश्यकता नहीं है उनकी, उसे हम क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकाल देंगे और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी अभी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं कि मनुष्यों में जो पोषण होता है उसमें 5 प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई साहब, पहला होता है आपका अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और लास्ट सबसे होता है, पांचवा होता है आपका क्या, बहिक्षेपण होता है, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस होती हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, ठीक है। मनुष्यों में है क्या है कि पाचन के लिए क्या है, आपके अलग अलग अंग हैं, ठीक है, तो वो सभी अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, ठीक है। तो इसलिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि भोजन के पाचन के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। मतलब मनुष्यों के शरीर में भोजन के पाचन के लिए क्या पाया जाएगा, एक संपूर्ण तंत्र पाया जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे, ठीक है। देखिए अमीबा में तो क्या था, जो यूनिसेलुलर होते हैं, चाहे अमीबा हो चाहे पैरामीशियम हो, उनकी तो एक ही सेल है, वो उसी से क्या करेंगे, अंतःग्रहण भी करेंगे, उसी से पाचन करेंगे, मतलब उसी से सभी क्रियाएं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि अध्ययन की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब जो मनुष्य में पाचन तंत्र पाया जाता है उसको अध्ययन की सुविधा के लिए, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज़्यादा कठिन ना हो, उसकी अध्ययन हम आसानी से कर सकें, तो इसीलिए हमने क्या किया, इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 2 भाग हैं देखिएगा, आहार नाल जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या होता है आपका पाचक ग्रंथियाँ जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं पाचन तंत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया है पाचन तंत्र को। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, एक आहार नाल और एक क्या, पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है। तो आहार नाल को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथियाँ को बोलते हैं
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो देखिएगा आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। आहार नाल में आएगा आपका मुख या मुख गुहिका, और क्या ग्रसनी जिसे बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, और फिर आपका क्या है ग्रास नली जिसे बोलते हैं एसोफेगस, फिर अमाशय आता है, फिर क्या आती है आपकी आंतें आती है, यानी कि आंत आती है, जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइन। ठीक, अब देख लेते हैं। अब देखते हैं पाचक ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन ग्लैंड है, जिसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले आपकी क्या है लार ग्रंथियाँ स्लाइवरी ग्लैंड्स, फिर क्या है अमाशयी या जठर ग्रंथियाँ, अमाशयी या जठर ग्रंथियाँ। ठीक है ना, स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इनके बारे में पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में पढ़ेंगे, फिर अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आंतरिक ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, आंतरिक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं इन लोगों के बारे में। देखिए जैसे कि मुख और मुख गुहिका है, बक्कल कैविटी है, माउथ एंड बक्कल कैविटी, इसमें हम जानेंगे दांत के बारे में, और किसके बारे में, जीभ के बारे में, यानी कि जिह्वा के बारे में, टंग के बारे में जानेंगे। और देखिएगा अमाशय, अमाशय के भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं अमाशय के। कौन कौन, कार्डियक होता है आपका, फिर फंडिक होता है, फिर पाइलोरिक होता है, फिर सेसागर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बॉडी बोलते हैं। ठीक, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आंतें जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, एक होती है बड़ी आंत, एक होती है क्या, छोटी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत को हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, और छोटी को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इनके भी क्या होते हैं, 3 3 पार्ट होते हैं, जिनके बारे में हम सब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या, सीकम होता है, बड़ी आंत का पार्ट होता है, फिर क्या है कोलन है, फिर क्या है आपका मलाशय है। ठीक, और छोटी आंत के देख लेते हैं कितने पार्ट होते हैं। इसका होता है ग्रहणी होता है, मध्यांत्र होता है, और क्या होता है शेषांत्र होता है। ठीक, यहीं पर हम इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में, और एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में भी क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है।